Hello everyone, this is Ved. I hope you guys are doing great. So guys, I am your physics teacher. You can attend my lectures on Unacademy app as well as on YouTube. So guys, इस चैनल की जो हम बात कर रहे हैं अनरेवल नीट, तो बेसिकली ये चैनल आपके प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे जो काफी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। और आपको भी पता है कि बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए बगैर आप नीट का एग्जाम तो देने वाले हैं नहीं, तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो और साथ के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो और इस चैनल के लिंक को भी आप शेयर कर सकते हैं। सो गाइज, आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन या तो आप प्लस का ले सकते हैं या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में थोड़े फीचर्स जो होते हैं आपके प्लस से ज्यादा होते हैं। आइकॉनिक में एक आपको मेंटर भी मिलता है जो प्रॉपरली आपको गाइड करता है और आपकी जो नीट की जो जर्नी है उसमें आपकी वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो उसके अलावा आप यहां पे देख सकते हैं प्रॉपरली मैंने यहां पे प्लस का और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्लान मेंशन कर दिया है। तो आपको जिस भी प्लान को लेना है आप ले सकते हैं। साथ के साथ आप इस कोड वेद को यूज कर सकते हैं टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करते हैं। तो गाइज, आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रेविटेशन चैप्टर से है। इसमें आपको दिया है किसी बॉडी का वेट दिया है 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड हाउ मच विल इट वेट हाफ वेट डाउन द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ के सरफेस से अगर हम डेप्थ में कितने डेप्थ में चले गए, हाफ वे बोला है, मतलब अर्थ का जितना रेडियस उसके आधे पे अगर हम चले गए, ठीक है, तो वहां पे वेट कितना होगा ये आपसे पूछा है। तो आपको पता है कि अर्थ के सरफेस पे जो हमारा वेट होता है mg होता है, उसकी वैल्यू आपको 200 न्यूटन इन्होंने दे दी। ठीक है, अब हम अर्थ के सरफेस से कितने डेप्थ पे चले गए हैं, हम जा रहे हैं अर्थ के सरफेस से r/2। ठीक है, r/2 मतलब डेप्थ कितना है r/2, यहां पे जा रहे हैं। अब आपको पता है वहां पे g की वैल्यू कुछ और हो, कितना g 1 - d/r होगा ना। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, तो g 1 - इसको कितना लिख दो r/2 डिवाइड बाय r, तो कितना हो गया, ये आ गया g 1 - 1/2। तो दिस वन इज इक्वल टू g/2। मतलब d डेप्थ पे अगर हम चले गए तो कितना हो गया, g की वैल्यू g/2। तो वहां पे जो वेट होगा वो क्या होगा mg', तो कितना हो जाएगा mg/2। मतलब अर्थ के सरफेस पे जितना है उसका हाफ, तो मतलब 200 डिवाइड बाय 2। सो वी आर गेटिंग हियर 100 न्यूटन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 हियर। सो गाइज, ये क्वेश्चन हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या दिया है, 6 सिमिलर बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द गिवन फिगर with a DC source of EMF E and 0 internal resistance. Now the ratio of power consumption by the bulb when all are glowing, तो ये जब सारे बल्ब्स ग्लो कर रहे हैं तो कितना पावर कंजम्पशन होगा। और सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, इन द सिचुएशन व्हेन 2 फ्रॉम सेक्शन A एंड 1 फ्रॉम सेक्शन B आर ग्लोइंग। ठीक है, तो सेकंड केस में भी पावर कंजम्पशन निकालना है, फिर एंड में उनका रेशियो निकालना है। तो फर्स्ट केस में निकालते हैं। तो फर्स्ट केस में आपके सारे बल्ब्स ग्लो कर रहे हैं, तो यार आप सबसे पहले बताओ ये सारे के सारे बल्ब सिमिलर है तो इनके रेजिस्टेंसेस क्या होंगे, सेम होने वाले हैं। तो ये कॉम्बिनेशन कुछ आपको ऐसा दिखेगा, दोनों ऐसे, ये सबका रेजिस्टेंस तो हम सेम ही ले लेंगे। यार बल्ब है तो उनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा ना। ठीक है, और सिमिलर बल्ब है तो सबका रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। और ये बीच में भी ऐसे कनेक्टेड है, कुछ आपको ऐसे दिख रहे होंगे। ठीक है, सबका रेजिस्टेंस हम कितना मान लेते हैं, सेम R। अब आप ये बताओ कि अगर मैं आपसे यहाँ पे ये पूछूं कि टोटल यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना होगा, तो खुद बताओ। ये जो तीनों के तीनों रेजिस्टेंसेस आपको दिख रहे हैं, ये तीनों किस में है, ये तीनों के तीनों आपस में पैरेलल में है। तो सिमिलर रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में होते हैं तो डायरेक्ट क्या होता है R/n, तो क्या हो जाएगा R/3 हो गया। ये तीनों रेजिस्टेंसेस भी आपस में किस में, पैरेलल में, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया R/3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इस सर्किट को फर्दर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इस कॉम्बिनेशन का कितना आ गया R/3। सिमिलरली इन तीनों कॉम्बिनेशन का कितना आ गया R/3। अब आप ये बताओ, ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंसेस किस में, आप सीरीज में है, तो सीरीज में इनको हम सिंपली क्या कर देंगे R/3 प्लस R/3, तो ये आ गया हमारा 2R/3। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस। एंड व्हाट अबाउट द पावर कंजम्पशन हियर, सो P1 इज इक्वल टू V²/R। कितना वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, E, तो E² अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस हियर इज 2R/3। सो फाइनली वी आर गेटिंग हियर 3E² अपॉन 2R. So guys, this is the power consumption in the first case.
तो पहले केस में हमें पता चलेगा कितना हमारा पावर कंज्यूम हो रहा है। अब सेकंड केस की बात करते हैं, तो पार्ट बी में आपको क्या दिया हुआ है कि इन द सिचुएशन व्हेन 2 फ्रॉम सेक्शन ए, तो जो लेफ्ट वाला सेक्शन है उसमें से कोई भी 2 ग्लो कर रहा है और राइट वाले में क्या है 1 फ्रॉम द सेक्शन बी। तो बताओ अब इसको अगर हम यहां पे ड्रॉ करें तो देखो लेफ्ट वाले में आपके 2 बल्ब है तो मैंने 2 रेजिस्टेंस रिप्लेस कर दिया, और राइट साइड वाले में सिर्फ 1 बल्ब है तो मैंने सिर्फ 1 रेजिस्टेंस लगाया है, और ये आपका अप्लाइड ईएमएफ है। ठीक है, तो ये कितना हो गया R और R। अब जरा बताओ ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो ये पैरेलल में तो इनका कितना हो जाएगा R/2, और ये जो R/2 होगा इस R के साथ सीरीज में है, तो यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया R + R/2, सो वी आर गेटिंग हियर 3R/2। व्हाट अबाउट द पावर कंजम्पशन? So P2 is equal to E square by total resistance. Total resistance is 3R/2. So finally we are getting here 2E square upon 3R. यार ये हमारा P2 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास P1 पता है, P2 पता है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो निकालना है। तो P1 by P2 कर दो। P1 की वैल्यू कितनी है, ये अगर मैं डायरेक्टली देखूं तो वो 3/2 है, ये कितना है 2/3, तो वी आर गेटिंग हियर 9/4। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। सो गाइज ये क्वेश्चन हमारे सेमीकंडक्टर का है। यहां पे बात कर रहे हैं हम फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो हमें फाइंड आउट करना है इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। यार पी टाइप में आपको पता है ना, जो होल्स होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, और इंप्योरिटी कौन सी उसमें यूज करते हैं हम, ट्राइवेलेंट की। और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी यूज करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन 2 सही है। होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर द डोपेंट्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 हियर। सो गाइस ये क्वेश्चन हमारे एसएचएम से है। क्या दिया है यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन। यार एक कंप्लीट वाइब्रेशन में आपसे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। यार एक कंप्लीट वाइब्रेशन में टोटल डिस्प्लेसमेंट भी तो जीरो होगा, जहां से स्टार्ट किया होगा वापिस वहीं पे तो आया होगा। मान लो कि पार्टिकल आपका एसएचएम कर रहा है, ठीक है, यहां से गया, ठीक है, ये इधर जाके ये वापिस आया, ये इसका एक वाइब्रेशन हुआ, वन ऑसिलेशन। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे जीरो है। यार डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया तो एवरेज वेलोसिटी कहां से निकालोगे, तो एवरेज वेलोसिटी भी आपका क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 हियर। सो गाइस ये क्वेश्चन हमारे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स है, हमें सिर्फ थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट फाइंड आउट करना है। तो गाइस आप बताओ कि जो हमारा हीट करंट होता है वो क्या होता है, dQ/dt, वो होता है KA/dt बाय क्या होता है DL। ठीक है, dt क्या है, चेंज इन टेम्परेचर होता है। और ये बताओ ये dQ/dt हीट करंट है, तो dQ का यूनिट क्या हो गया जूल, और dt को क्या लिख दूं सेकंड, यहाँ पे K, और यहाँ एरिया का क्या होगा मीटर स्क्वायर, और ये dt चेंज इन टेम्परेचर को केल्विन लिख रहा हूं, तो कंफ्यूज मत हो जाना, दिस K इज थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, इसको हम K से डिनोट करते हैं ना भाई। और इधर क्या है आपका मीटर, तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल होगा। अगर ऑप्शंस में देखोगे तो जूल, आपको वॉट भी दिया हुआ है, तो जूल पर सेकंड क्या होता है वॉट, तो वॉट इधर क्या आ गया केल्विन, मीटर, और ये K, तो K की वैल्यू क्या आ रही है वॉट पर केल्विन पर मीटर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 वॉट पर मीटर पर केल्विन, दैट इज द आंसर हियर। सो गाइस ये क्वेश्चन हमारे रोटेशनल चैप्टर से है। ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg and radius 4 centimeter rotating about its axis at a rate of 3 rpm। ठीक है, the torque required to stop after 2 pi revolutions। तो यार कितने टॉर्क की जरूरत पड़ेगी उसको इतने रिवोल्यूशंस के बाद रोकने के लिए। ठीक है, तो यार आपको बताया कि जो हमारा वर्क डन होता है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा जो सॉलिड सिलेंडर है वो रोटेट कर रहा है, सिर्फ रोटेट कर रहा है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मैं इसको क्या लिख दूं, W इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं उसको लिखूंगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा मेरा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा मेरा क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि फाइनली तो उसको हम रोक ही रहे हैं ना भाई, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। इनिशियल क्या होगा, इनिशियल 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का, दैट इज mr²/2। ओमेगा देखते हैं, ये बताओ कितना आरपीएम दिया हुआ है, 3 आरपीएम। स्टार्टिंग में उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना दिया, 3 आरपीएम। तो यार उसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो 3 आरपीएम। तो सबसे पहली बात क्या कर रहा हूं, इसको पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये पर मिनट दिया है तो 3 बाय मैं क्या कर लेता हूं 60 कर लेता हूं। ठीक है, अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 पाई से, तो कितना आ गया, ये मेरा आ गया 60/60 पाई। ठीक है, कितना आ गया 60/60 पाई, ये मेरा रेडियन पर सेकंड, तो मतलब कितना आ गया पाई रेडियन पर सेकंड, ये मेरा एंगुलर वेलोसिटी आ गया। ओके, नेक्स्ट थिंग गाइज, यहां पे अगर आप देखोगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
ये बताओ, आपको पता है कि एक रिवोल्यूशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है? 2 पाई होता है। अरे यार पता होगा ना कि एक रिवोल्यूशन में उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 2 पाई रेडियन होता है। तो यहां पे कितने चक्कर काट रहा है वो? 2 पाई रिवोल्यूशंस। तो मैं क्या लिख दूंगा? 2 पाई रिवोल्यूशन में उसने कितना उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया होगा? 2 पाई इंटू 2 पाई, दैट इज 4 पाई स्क्वायर रेडियन। तो मतलब इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब आप ये बताओ कि यहां पे जो वर्क डन होगा, कैसा वर्क डन होगा? रोटेटिंग वर्क डन होगा टॉर्क की वजह से, बिकॉज यहां पे सिलेंडर हमारा रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं? W इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब आप खुद बताओ कि यहां पे आप उसको रोक रहे हो, तो आपने जो टॉर्क प्रोड्यूस किया होगा दैट शुड बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन। यस और नो? तो यहां पे जो आपका टॉर्क की वजह से जो वर्क डन आएगा, रोटेटिंग वर्क डन आएगा, दैट शुड बी इन नेगेटिव टर्म। तो यहां पे क्या लिख दूंगा? माइनस टाउ इंटू थीटा। ठीक है, के फाइनल मेरा 0 है और इनिशियल क्या है? 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, टाउ की वैल्यू निकालनी है। थीटा कितना आपका? 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू 1/2 एंगुलर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? सॉलिड सिलेंडर है तो mr स्क्वायर बाय 2। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? पाई। तो यहां पे पाई का आपका स्क्वायर आ जाएगा। अब यार आपको डेटा सारा गिवन है, मास दिया है, रेडियस दिया है, ओमेगा हमने निकाल के पुट कर ही दिया। सब कुछ पुट करने के बाद आपका जो टॉर्क की वैल्यू आएगी 2 × 10⁻⁻⁶ न्यूटन मीटर आएगा। सो गाइस ये क्वेश्चन हमारे वर्क एनर्जी पावर चैप्टर से है। ए फोर्स ऑफ दिस एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल इन y डायरेक्शन where F is in Newton and Y is in meter. Work done by this force to move the particle from 0 to 1. तो मतलब कोई पार्टिकल है, उस पे फोर्स लग रहा है, y डायरेक्शन में लग रहा है। अगर आप इस फोर्स को ध्यान से देखोगे तो यार ये फोर्स वेरिएबल है। देखो ना कितना दिया है? 20 + 10y। तो जैसे जैसे y की वैल्यू चेंज होगी आपका फोर्स ये चेंज होगा। इट मींस हियर फोर्स इज वेरिएबल। तो यार जब भी आपका फोर्स वेरिएबल है तो यार वहां पे हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन f dx होता है, लेकिन ये y की टर्म्स में दिया है तो f dy कर दो। इसको सिंपली इंटीग्रेट करना है। ठीक है, हम एक स्मॉल से डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाल के उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो लिमिट्स क्या लोगे? कहां से ले जा रहा है? 0 से 1 पे। तो 0 1 f की वैल्यू कितनी है? 20 + 10y और यहां पे क्या लिख दूं? dy। ठीक है जी, अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो 20 dy तो क्या होगा? ये 20y हो गया, ये 10y स्क्वायर बाय 2 हो गया। अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है। तो सॉल्व करो। अपर लिमिट मैंने रखा 20 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। लोअर लिमिट तो ये दोनों 0 ही है। तो करेक्ट आंसर कितना आ रहा है? 25 जूल। इट मींस ऑप्शन 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। खत्म। सो गाइस इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए सर्किट प्रोटेक्टिंग डिवाइस। तो यार कंडक्टर ऐसा कुछ है नहीं, कंडक्टर सर्किट को प्रोटेक्ट कर रहा है, या फिर इंडक्टर या स्विच। ऑब्वियसली हम फ्यूज यूज करते हैं। ठीक है, फ्यूज के अंदर क्या होता है? एक वायर होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। अब एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट अगर उससे पास करता है तो वो इतना हीट प्रोड्यूस कर देता है कि वो वायर क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। और जैसे ही वो मेल्ट होता है वो सर्किट के अंदर जो भी डिवाइसेस लगे उसको मेन सप्लाई से क्या कर देता है? डिस्कनेक्ट कर देता है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? फ्यूज। सो गाइस यहाँ पे हमें 2 सर्किट दिए हुए हैं। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रीडिंग्स ऑफ वोल्ट मीटर्स एंड एमीटर्स इन दीज 2 सर्किट्स। ठीक है, तो यार सबसे पहले बताओ यहाँ पे जो हमारा वोल्ट मीटर है, भाई कुछ नहीं बोल रहा है तो मैं तो आइडियल मान के ही चलूंगा ना। तो मेरा जो आइडियल वोल्ट मीटर है, आपको पता ना आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? वो होता है इनफाइनाइट। ओके, और जो आइडियल एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? 0। ठीक है, क्या होगा? 0। तो अगर पहले वाले सर्किट को मैं देखूं तो मेरा जो ये वोल्ट मीटर जो पैरेलल में लगा हुआ है, तो मैं उसको कैसे दिखाऊंगा? देखो जरा, एक रेजिस्टेंस मैंने लिया, अब पैरेलल में है। ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस क्या? इनफाइनाइट है। तो इन किसी भी चीज का रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट है तो उसे ओपन सर्किट की फॉर्म में दिखा दो। तो मैंने इसे ओपन करके दिखा दिया। अब आप खुद बताओ कि यहां पे एक 10 वोल्ट की तुम्हें बैटरी दिख रही होगी। ठीक है, और ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है। इसके अलावा सर्किट में और तो कुछ नहीं है, क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस 0 है। तो जिसका रेजिस्टेंस 0 है उसको तो मैंने शॉर्ट कर दिया, और जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है मैंने उसको क्या कर दिया? ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 10 ओम का, एक 10 वोल्ट की बैटरी है। तो बताओ यहां से जो I1 की वैल्यू होगी कितना होगा? V/R। तो 10/10 कितना करंट फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, अब आप ये बताओ कि जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है इसके अंदर अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो इसके क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है? ठीक है, अब इसके पैरेलल में आपने वोल्ट मीटर लगाया तो वोल्ट मीटर इसके क्रॉस जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो बताएगा ना। इसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो कितना बताएगा? वो बताएगा 1 × 10 दैट इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट। तो V1 की वैल्यू 10 वोल्ट है, I1 की वैल्यू कितनी है? 1 एम्पियर।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड सर्किट। तो यार सेकंड में और इसमें बस डिफरेंस यही है कि भाई वोल्टमीटर के सीरीज में एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। अब में से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भाई ये बता कि जो ये रेजिस्टेंस है वोल्टमीटर है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट है, और जो एमीटर है इसका रेजिस्टेंस क्या है, 0 है। तो जिसका रेजिस्टेंस 0 है मैं उसे क्या करूंगा, शॉर्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। और जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है मैं उसे क्या कर दूंगा, ओपन कर दूंगा। तो ये मेरा जो सर्किट है देखो कैसे बनेगा, देखो ये 10 ओम, अब भले ही इसके साथ एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा था, बट मैं इस वाले पार्ट वोल्टमीटर को तो ऐसे ओपन करके दिखाऊंगा, तो मेरा ये जो रेजिस्टेंस था ये क्या है, यूजलेस हो जाएगा, ठीक है। इसका सर्किट में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है फिलहाल अगर आप देखोगे, क्योंकि इसके साथ में एक वोल्टमीटर लगा है जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो वो ओपन हो जाएगा, वो ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा, तो ये भी तो ओपन हो गया ना, ठीक है। तो ये सर्किट में कनेक्ट ही नहीं होगा। तो देखो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये ओपन है, और ये आपका 10 वोल्ट की बैटरी। तो दोनों के दोनों सर्किट को अगर आप देखोगे तो सेम है, दोनों में I1 की वैल्यू, दोनों में करंट की वैल्यू सेम आएगी, तो I1 I2 सेम होगा, V1 V2 सेम होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 होगा यहाँ पे। सो गाइस ये क्वेश्चन हमारे इलेक्ट्रोस्टैट से है, डायरेक्ट यार, मतलब अगर देखोगे तो फॉर्मूला बेस्ड ही है ये। क्या दिया है कि कोई हॉलो मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस r दिया है। तो पहले चलो एक मैं हॉलो मेटल स्फीयर बना ही देता हूं, ठीक है। इसका रेडियस आपको क्या दिया हुआ है, इसका रेडियस आपको कैपिटल R दिया हुआ है। एंड गाइस इसको आपने यूनिफॉर्मली चार्ज किया, तो मान लो Q चार्ज है, इस पे यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है जी। अब आपको क्या बोला है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो मतलब इसके सेंटर से r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो सबसे पहले आपको पता है यार कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है हॉलो स्फीयर के अंदर, ठीक है। अब बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि स्मॉल r की वैल्यू अगर कैपिटल R से छोटी है, मतलब अंदर हो गया ना, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। लेकिन अगर स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से बाहर है तो ये आउटसाइड हो जाएगा पॉइंट, उस केस में E की वैल्यू 0 नहीं होगी, बट डिक्रीजिंग होता है। कितना होता है, वो होता है KQ बाय स्मॉल r स्क्वायर। तो जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग होगा। तो यहां पे हम देखते हैं ऑप्शन 2 को, देखो 0 एज r इंक्रीजेस फ्रॉम स्मॉल r इज लेस देन r कैपिटल R। तो ऑब्वियसली ये इनसाइड हो गया, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, एंड डिक्रीजेस एज r इंक्रीजेस फॉर r ग्रेटर देन कैपिटल R। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन 2 होगा यहाँ पे। सो गाइज एट ए पॉइंट A ऑन द सरफेस द एंगल ऑफ डिप इज +25 डिग्री, एट ए पॉइंट B ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंगल ऑफ डिप कितना दिया, -25 डिग्री। तो अब हमें बताना है कि जो A वाला पॉइंट है और जो B वाला पॉइंट है वो क्या है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में है या फिर साउथर्न हेमिस्फीयर में, ये हमें बताना है। तो गाइस यहां पे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एंगल ऑफ डिप होता क्या है। एंगल ऑफ डिप होता है कि अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये खैर ये उसका वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड और जो अर्थ का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जितना भी एंगल बना रहा है दैट इज नोन एज व्हाट, एंगल ऑफ डिप। तो एंगल ऑफ डिप हमारा अगर पॉजिटिव होता है, एंगल ऑफ डिप हमारा अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब वो जो पॉइंट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप अगर हमारा नेगेटिव है तो वो पॉइंट किधर होगा, साउथर्न हेमिस्फीयर में होगा। तो यहाँ पे जो A वाला पॉइंट है उसका एंगल ऑफ डिप पॉजिटिव दिया हुआ है, तो देखो इट मींस A इज लोकेटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड B इज लोकेटेड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 होगा आपका। सो गाइज ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपसे पूछा है द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन एन ऑर्बिट इज दिस। टोटल एनर्जी दे दिया है, पूछा है क्या है, इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको रिलेशन पता होगा ना कि जो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड है और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड है बराबर होता है, और पोटेंशियल एनर्जी U बाय क्या होता है, 2 होता है। तो मतलब यहां पे अगर मुझे टोटल एनर्जी -3.4 दिया है ना, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मेरा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बस इसी में प्लस करके लिख दो, +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ट्वाइस होता है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहाँ 2E लिख दो, तो कितना हो गया, -2 × 3.4, तो कितना हो गया, यहां पे हो जाएगा 6.8, ठीक है, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया यहाँ पे। तो याद रखना मैग्नीट्यूड ऑफ E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू U बाय 2। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या, ऑप्शन 3 आ रहा है। 3.4 हमारा काइनेटिक एनर्जी हो गया, अब -6.8 क्या हो गया, हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो गया। सो गाइज ये क्वेश्चन हमारे रे ऑप्टिक्स से, और गाइज इतना इजी क्वेश्चन है। आप देखो इसमें क्या दिया है, इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल, मतलब I की वैल्यू क्या दिया है, क्रिटिकल एंगल के बराबर, फॉर द पेयर ऑफ मीडिया इन कॉन्टेक्ट व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यार आपको पता नहीं कि जब भी इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा तब आपका जो रिफ्रैक्टेड एंगल है
वो कितना हो जाता है 90 डिग्री। ये तो आपने जब TIR आपने पढ़ा होगा उससे पहले यही पढ़ाते हैं कि भाई क्रिटिकल एंगल क्या होता है, उसके बाद आपने TIR पढ़ा होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हमारा ऑप्शन 4 है 90 डिग्री। सो गाइज इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, द वर्क डन टू रेज ए मास m फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू ए हाइट h विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। मतलब यार अर्थ के सरफेस से, ठीक है, मान लो कि अर्थ के सरफेस से हम किसी ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं, ठीक है, अर्थ के सरफेस से इस ऑब्जेक्ट को हम कितने हाइट पे लेके जा रहे हैं h, और उस h की वैल्यू क्या है कैपिटल R, अर्थ के रेडियस के बराबर, ठीक है। तो अब हमसे ये पूछा है कि भाई साहब कितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बताओ अर्थ के सरफेस पे उसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, -g स्मॉल m, ठीक है, कैपिटल M डिवाइड बाय R। स्मॉल m उस पार्टिकल का मास है, कैपिटल M अर्थ का मास है, ठीक है। अब जब उसको इतने हाइट पे आप लेके चले गए तो जरा खुद बताओ कि यहां पे उसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, -g स्मॉल m कैपिटल M, और अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r। तो इसको 2r लिख देता हूं। तो गाइस जो भी आपको वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं क्या लिख देता हूं, इसको u2 - u1 लिख देता हूं। तो w ये कितना है मेरा -gmm अपॉन 2r, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस gmm अपॉन कितना हो जाएगा r। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2r हो गया, ये -gmm, और ये कितना हो जाएगा 2gmm, ठीक है। तो फाइनली हमारा आ रहा है gmm डिवाइड बाय कितना 2r। बट गाइज आपका ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा होगा, क्यों? क्योंकि ऑप्शन में स्मॉल g की टर्म्स में दिया हुआ है, एंड एज वी नो दैट गाइज स्मॉल g की जो वैल्यू होती है gm/r² के बराबर है। तो इससे अगर आप gm/r की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, स्मॉल gr, तो रिप्लेस कर दो ना इसे। तो कितना आ रहा है w इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा स्मॉल m gr/2। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आंसर किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन 3 से, mgr/2। सो गाइस इस क्वेश्चन में आपको देखो क्या दिया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन केप्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इट कैन ट्रेवल ए डिस्टेंस x1 अलोंग द प्लेन। अब आप ये बताओ कि यहां पे एक आपको इंक्लाइंड प्लेन दे दिया, कुछ ऐसा बना लेते हैं, ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन हो गया। ये एंगल कितना दिया है आपको, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग किसी पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, किसी पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, और वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, फर्स्ट केस में वो x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ओके। But when the inclination is decreased to 30 degree, the same object is shot with same velocity. It can travel x2 distance. तो हमें पूछा है यार x1 x2 का रेशियो बता दो। तो सेकंड केस में जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन है उसके एंगल को आपने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया ना। कितना डिक्रीज कर दिया है आप बताओ। यहां पे ये जो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है इसको जरा सही से बना लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है कितना पहले से कम है ना, कितना है ये, पहले से हमारा 30 डिग्री हो गया ये, दिस वन इज 30 डिग्री। अब आप बताओ कि सेम पार्टिकल को सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हो, मान लो यहां पे भी u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था, यहां पे भी, ठीक है, बट यहां पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है x2। अब हमें सॉल्व करना है कि भाई x1 x2 की वैल्यू क्या होगी, फिर उसका रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। तो यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं पूरा का पूरा जो मोशन है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन ले लेता हूं। ये बताओ अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इसके पास एक्सेलरेशन होगा कितना, दैट इज g sin थीटा। पता है ना, आपने देखा होगा यार कि कोई पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, उसका वेट किधर होता है mg नीचे, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन कितना है ये mg sin थीटा होता है ना, और ये वाला कितना होगा mg cos थीटा होगा अगर इंक्लाइंड प्लेन का एंगल थीटा है। इसका मतलब जब ये इधर जा रहा है तो इसके पास एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में, दैट इज g sin, और थीटा कितना है 60, g sin 60, और यहां पे भी इसके पास होगा कितना, दैट इज g sin 30 डिग्री, ओके। अब फाइनली जब ये रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना। तो मैं इस इक्वेशन को यूज करूंगा, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, ओके। तो बताओ फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियली u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, प्लस 2a, एक जगह क्या लिख दूं मैं यहाँ पे g sin 60 लिख देता हूं ना, और डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका x1 है। तो जरा खुद बताओ x1 की वैल्यू कितनी आ रही है, -u², -u² मत लिखो, व्हाई, बिकॉज आप ये बताओ कि ये जो एक्सेलरेशन है इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में तो रिटार्डेशन होगा ना। तो मैं इस a को क्या ले लेता हूं, यहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है। तो मैं इस a के नेगेटिव को मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -2a g sin 60 x1। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, x1 की वैल्यू आपकी आ रही है u² अपॉन 2g sin 60, ये आ गया। सिमिलरली आप इसके x2 को भी डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि सारा का सारा फैक्टर यहाँ पे सेम है। क्या होगा, u² कितना आएगा 2g, बस एंगल जो 60 है वहां पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। अब रेशियो निकाल देते हैं,
तो x1 बाय x2 करोगे तो देखो दोनों में सारा कुछ सेम है, बस साइन का जो एंगल है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा sin 30, नीचे कितना आ जाएगा sin 60। sin 30 कितना लिख दूं 1/2, ये कितना लिख दूं √3/2, तो कितना आ गया 1/√3 इज द फाइनल आंसर। सो ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल सही है। फाइनली गाइज आज के जितने भी क्वेश्चंस थे हमने प्रॉपरली डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको बस ये करना है कि इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि कौन से चैप्टर का कितना ज्यादा वेटेज है। ठीक है, इसका आइडिया लग गया होगा, और साथ के साथ आपको ये भी आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके नीट में पूछे जाते हैं। तो प्रॉपरली इन क्वेश्चंस को आप एक बार और अच्छे से देख लेना। और हाँ, आपको मजा आया हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल था, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, और साथ के साथ सेशन को लाइक भी कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। ठीक है जी, चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव फन।